हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एस ब्लॉक के तत्व देखा था, क्योंकि आवर्त सारणी हमने देखा कि 4 खंडों में विभाजित थी, एस, पी, डी और एफ। तो इन 4 खंडों को हमें पढ़ना था, तो एस को पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। तो हम जानते हैं कि वो तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकक्ष में प्रवेश करते हैं, उन तत्वों को ही हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इन समूहों के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो 13वां समूह होता है वो है थर्ड ए, 14वां समूह जो होता है वो है फोर्थ ए, 15वां समूह है फिफ्थ ए, 16वां है सिक्स्थ ए, 17वां है सेवन्थ ए और 18वां समूह जो है वो है शून्य समूह। तो इस तरह से ये टोटल 6 समूह हैं। इन समूह के तत्वों को ही पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पी ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखा जाता है कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126 टाइप का होता है। तो इसका क्या मीनिंग है समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है और उस तत्व के परमाणु में कुल n कक्षाएं हैं। जो सबसे अंतिम कक्षा होगी वो nवीं कक्षा हो जाएगी। तो यानी जो nवीं यानी सबसे बाहरी वाली जो कक्षा है उस कक्षा का, जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु है, उसके परमाणु के चारों बहुत सारी कक्षाएं हैं। तो मान लीजिए अगर टोटल 2 कक्षाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि बाहरी कक्षा जो होगी वो दूसरी हो जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर n कक्षा है तो nवीं कक्षा हो जाएगी सबसे बाहरी कक्षा। तो उस कक्षा में हम देख रहे हैं कि अगर s उपकक्ष और p उपकक्ष है तो s उपकक्ष तो पूरा भरा होगा, ns2 टाइप ns2 हो जाएगा। ठीक है, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं और p में हम देखते हैं कि जो कि हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p में ही भरना है, मतलब s को भरने के बाद हमें p में जाना होगा और p में हम जानते हैं कि अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कम से कम 1 भरेंगे और अधिक से अधिक 6 भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन p उपकक्ष में हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ns2 np126। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कुल 6 समूह है तो इन 6 समूह का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अगर हम देखते हैं 13वां समूह यानी जो थर्ड ए है, तो थर्ड ए का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हम देखते हैं ns2 np1 टाइप का होता है, मतलब p उपकक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम चौथे समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है ns2 np2 टाइप का। फोर्थ का देख सकते हैं इसी प्रकार से ये हो जाएगा ns2 और बस np अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बस हम देखेंगे कि जो अंतिम कक्ष का p उपकक्ष है उस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। और हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6वां समूह है तो इसमें हम देखेंगे कि जो बाहरी कक्षा होगी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम लाइन से नहीं भी लिख रहे हैं, कोई एक समूह ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 7वां समूह है तो हमें पता होगा कि nवीं जो सबसे बाहरी कक्षा होगी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो अब अगर कहें कि s उपकक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं तो उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जिसको हम p उपकक्ष में भर देंगे। और सबसे लास्ट है यहाँ पे शून्य समूह। तो शून्य समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख सकते हैं ये हो जाएगा ns2 और np6। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे s उपकक्ष भी पूरा भरा हुआ है, p उपकक्ष भी पूरा भरा हुआ है, मतलब कि हम देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। इसी कारण हम देखते हैं कि जो शून्य समूह के तत्व होते हैं जिन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो वो तत्व जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और किसी से अभिक्रिया आसानी से नहीं करते हैं। अब हम पी ब्लॉक के कुछ अन्य विशेषताओं को देखेंगे और पी ब्लॉक के तत्वों का अगर हम आवर्त सारणी में स्थान देखें तो
उपस्थित होते हैं। और सेकंड विशेषता हम देख सकते हैं कि इनकी जो संयोजकता होती है वो सामान्यतः निश्चित होती है, मतलब कि एक फिक्स संयोजकता इसकी होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है कि वो एक से अधिक संयोजकता दिखाते हैं, जैसे कि टिन है या लेड है। तो ये हम देखते हैं कि उनके पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो टिन को ही अगर हम देखें, जिसको हम SN से दिखाते हैं, तो इसको हम देखते हैं तो ये 2 और 4 दो प्रकार की संयोजकताओं को दिखाता है। इसी प्रकार से पी ब्लॉक में कुछ अन्य तत्व भी हैं जो एक से अधिक यानी परिवर्ती संयोजकता रखते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। तो अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में देखें, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन कॉलमों को हम समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं तो इस क्षैतिज कॉलम को हम आवर्त कहते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व पढ़ते वक्त हमने देखा था कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे, मतलब इस तरफ अगर हम चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने में देखा जाता है कि जो परमाणु होते हैं, मतलब तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या घटती है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, मतलब उनका जो साइज होगा वो अधिक होगा। उसके बाद वाले तत्व की परमाणु त्रिज्या और कम हो जाएगी, साइज कम होगा, उसके बाद और साइज कम होगा। इस तरीके से साइज जो है कम होता जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पी ब्लॉक जो होता है सबसे दाहिनी साइड होता है, मतलब ये पी ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या जो होगी उसी आवर्त में, मतलब अपने आवर्त में सबसे कम इस पी ब्लॉक के तत्व वाले तत्वों की परमाणु त्रिज्या होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो ये परमाणु त्रिज्या होती है वो उसी आवर्त के तत्वों की तुलना में कम होती है। मतलब इस तरीके से देखें तो इनकी तुलना में, मतलब इस आवर्त के इन तत्वों की तुलना में इनकी जो त्रिज्या है वो कम है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों का अगर हम आयनन, विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतीय गुण देखें तो ये सभी टॉपिक्स को अभी हम आगे कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसमें हम परिवर्तन देखें कि किस प्रकार से परिवर्तन है या किस प्रकार इनका मान आता है, तो हम देखते हैं कि अगर हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इन तीनों के मान को देखें, यानी आयनन, विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और लास्ट है ऋण विद्युतीय गुण। तो इन सभी गुणों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने में इनके मान में वृद्धि होती है, मतलब इनका मान बढ़ेगा। मतलब हम देखेंगे कि इधर मान कम होगा, फिर आगे बढ़ने पे और अधिक, फिर और अधिक, फिर और अधिक, मतलब इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर ये अपने आवर्त में ही देखें, मतलब इस आवर्त में हम देखेंगे तो यहाँ पे मान कम होगा आयनन होगा, या फिर सभी का मान कम होगा, आगे बढ़ने पे और मान बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा। इस तरीके से पी ब्लॉक तक जाते जाते उनका मान बहुत अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके लिए ये जो मान होते हैं वो मान उसी आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। अब आगे हम पांचवी विशेषता देखते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें धातु, अधातु और उधातु ये सभी उपस्थित होते हैं। लेकिन देखा गया है कि धातु और अधातुओं की जो संख्या होती है, धातु और धातुओं की जो संख्या होती है वो अधातुओं की तुलना में कम होती है। मतलब कि ज़्यादातर जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक के वो अधातु ही होते हैं। फिर सिक्स पॉइंट है कि अगर हम कोई पी ब्लॉक के तत्व को लेते हैं और फिर उसके पी ब्लॉक के किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यानी पी ब्लॉक के तत्वों की अगर आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम देखें कि पी ब्लॉक के तत्व की अभिक्रिया कोई एस ब्लॉक के तत्व के साथ कराई जाती है तो जो यौगिक बनता है वो यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक होता है।
अब इसके बाद 7वां पॉइंट है श्रृंखलन गुण। तो देखा गया है कि पी ब्लॉक के जो कुछ तत्व हैं वो श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन या सिलिकॉन ये सब तत्व जो है श्रृंखलन का गुण दिखाते हैं। तो श्रृंखलन का गुण क्या होता है, ऐसे समझते हैं कि अगर कोई तत्व जो है आपस में जुड़ के एक के बाद एक जुड़ के अगर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है तो हम कहते हैं कि उस तत्व में श्रृंखलन का गुण है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कि हम कार्बन को देखें तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो हम देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है 4 तत्वों को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे देखा गया कि कार्बन जो आगे फिर से कार्बन को जोड़ता है और इस कार्बन की भी 4 संयोजकता है तो फिर से ये आगे कार्बन को जोड़ता है। इस तरीके से लगातार आगे कार्बन जुड़ता जाता है और एक लंबी श्रृंखला कार्बन की प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण है। सिलिकॉन को अगर हम देखें तो अगर सिलिकॉन 2 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है तो हम देखते हैं सिलिकॉन की 2 संयोजकता है तो 2 तरफ से तत्वों को जोड़ सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि सिलिकॉन के एक और तत्व को जोड़ लेता है। इसके बाद इस सिलिकॉन की भी 2 संयोजकता है, एक को ये जोड़ा है और आगे एक और तत्व को जोड़ लेता है। इस तरीके से सिलिकॉन जो है आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो ऐसे ही कुछ तत्व हैं पी ब्लॉक में जो कि श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हम 8वां और लास्ट विशेषता देखते हैं, इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव। अब हम 8वीं और लास्ट विशेषता देखते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु है और अगर ये परमाणु जो है धनायन बनाना चाहता है, तो अगर ये धनायन बनाना चाहता है तो ये इस परमाणु में हम देखेंगे कि जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होगी उस कक्षा के ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मान लीजिए कि अगर +1 टाइप का धनायन बनाना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अगर +2 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मतलब जितना भी धनायन बनाना चाहेगा उस हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो हम देखते हैं कि यानी जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये जो है धनायन बनाएगा। बाहरी कक्षा या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि जो परमाणु है, अगर ये परमाणु किसी भारी तत्व का है, भारी तत्व का अर्थ ये हुआ कि कोई ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक अगर हम देखें या परमाणु भार देखें तो बहुत ही उच्च हो। तो अगर उस टाइप का कोई परमाणु है तो हम देखते हैं कि इसका जो बाहरी कोश होगा, अगर मान लीजिए एक कोश है तो उस कोश में हम देखते हैं बहुत सारे उपकोश होते हैं जैसे S, P, D और F। तो चूँकि ये पी ब्लॉक के तत्व को हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि इसमें P तक ही होगा, उसके बाद की जो उपकोश होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर D में जाएगा तो D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल S उपकोश और P उपकोश में ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सामान्यतः अगर हम देखें कोई परमाणु रहेगा तो क्या करेगा, अपने बाहरी कोश S उपकोश और P उपकोश दोनों के ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लेकिन अगर कोई भारी तत्व है तो उस कंडीशन में भारी तत्व होने की वजह से ये अपने बाहरी कोश के P उपकोश के इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करता है, ये P उपकोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लेकिन जो S उपकोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। ऐसे उपकोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि भारी तत्व होने की वजह से बाहरी कोश के केवल P उपकोश का इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, जबकि उसी कोश के S उपकोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग ना होना, तो यही जो प्रभाव होता है ये अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि टिन है, Sn उसका परमाणु क्रमांक 50 है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें आपाओ के नियम से, जो हमने ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त किया था ऑर्बिटलों की ऊर्जा का, उसको हम लिखते हैं। तो वो था 1s, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिकतर, तो 1s, फिर 2s था 1s2, 2s2, फिर आएगा 2p6, 3s2, 3p6। इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, इसके बाद आ जाएगा 4p6, 5s2, फिर आ जाएगा 4d10। तो अभी हम देख लें कितने
इलेक्ट्रॉन को भर चुकी है और कितने इलेक्ट्रॉन को और भरना है। तो टोटल यहाँ पे परमाणु क्रमांक 50 का, तो 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 30, 30 और 6 36, 2 38 और 48 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो 4d के बाद हम देखते हैं 5p आएगा। तो 5p में हम देख रहे हैं अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 ही भर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ये टिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो सबसे अंतिम कक्षा 5वीं कक्षा है। तो 5वीं कक्षा में हम देख रहे हैं कि S उपकक्ष और P उपकक्ष उपस्थित हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि अगर भारी तत्व होगा, तो जैसे कि टिन एक भारी तत्व है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक हम देख रहे हैं कि बहुत ही अधिक है। तो भारी तत्व होने की वजह से ये केवल अंतिम कक्षा सबसे बाहरी कोश, जो कि यहाँ पे 5वां कोश है, उसके P उपकोश के इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा, S का त्याग नहीं करेगा। अगर केवल P का करता है तो यानी जो Sn होगा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पे इसमें 2 प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Sn2+, इस तरीके का हमें धनायन प्राप्त हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ यौगिकों में देखा गया है कि ये S का भी त्याग कर सकता है, तो उस कंडीशन में S और P अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Sn पे 4+ आयन प्राप्त होगा। तो ये 2 तरीके का धनायन बना रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारी तत्व जो है आसानी से केवल P का ही करते हैं। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि Sn पे 2+, ये जो धनायन होगा, ये धनायन इस धनायन की तुलना में अधिक स्थायी होगा। तो यही अक्रिय युग्म प्रभाव था कि भारी तत्व अपने बाहरी कोश के केवल P उपकोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, S का नहीं करते हैं। तो यही अक्रिय युग्म प्रभाव था।